हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो हमने जैसे आप जानते हो कि मीडिएवल हिस्ट्री को हमने पूरा कवर कर लिया था। मीडिएवल हिस्ट्री के 5 पार्ट में हमने उसको पूरी डिस्कस कर ली थी। आज हम वर्ल्ड हिस्ट्री की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। वैसे तो हमने वर्ल्ड हिस्ट्री की जो चाइनीज़ सिविलाइजेशन और जो सुमेरियन सिविलाइजेशन है उसको हमने डिस्कस कर लिया है। उसको आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हो और उसके हैंड रिटन नोट्स आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। आज हम डिस्कस करेंगे इजिप्टियन सिविलाइजेशन के रिलीजन। वैसे तो इम्पोर्टेंट है कि आपके ग्रेजुएशन एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। इसके हैंड रिटन नोट्स के थ्रू हम इसको डिस्कस करेंगे। रिलीजन में आपको बताया कि जैसे आज हमारे यहाँ पर हिंदू है, मुस्लिम है। हिंदू रिलीजन फॉलो करते हैं सनातन, और मुस्लिम जो है इस्लाम को मानते हैं। उसी तरीके से इजिप्टियन सिविलाइजेशन का रिलीजन अलग था। वो पॉलिथिस्टिक थे, यानी कि वो एक से ज़्यादा बहुईश्वरवादी होते हैं ना, जो एक से ज़्यादा गॉड्स को मानते हैं। वो पॉलिथिस्टिक होते हैं। वो जो मोनोथिस्टिक होते हैं यानी कि वो एक ईश्वरवादी होते हैं, यानी कि एक भगवान को मानने वाले। तो उस ज़माने में पॉलिथिस्टिक थे इजिप्टियन सिविलाइजेशन में उस टाइम में। और रिलीजियन जो बिलीफ थी वो एक फॉर्मल सेट ऑफ प्रैक्टिसेस होती थी जिनको बोली जाती थी माथ के नाम से वो प्रैक्टिस फॉलो करते थे। रिलीजन एक व्यक्ति के जीवन में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था, बिकॉज इस पृथ्वी पे जो जीवन है वैसा माना जाता है कि एक इटर्नल जर्नी है। आपको इस पृथ्वी पे ऐसा माना जाता था कि आपको एक बार जीवन आपको एक बार मिलेगा, उसको आपको अच्छे कार्य करते हुए जीना है। फिर लेटर ऑन आप जब आपकी डेथ हो जाएगी, ठीक है, डेथ के बाद जो आप जीवन में आप जो कार्य करोगे उसके बेसिस पे आपको वहाँ की लाइफ आपकी डिसाइड होगी। ये सब उसमें प्रैक्टिसेस किया जाता था। ये सब यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है, मैंने आपको हिंदी में सरल भाषा में बता दिया। आप यहाँ पे इसको चेक कर सकते हो। इसी के बाद वो जो हेड होता था ना उसको वो होता था फरा यानी कि किंग जो है वो यहाँ पर हेड होता था सबसे ज़्यादा सेंट्रल पोजीशन में। और ऐसा माना जाता है जो फेरा होता था वो कनेक्ट करता था गॉड और पीपल को। पीपल के बीच में कनेक्शन का कार्य कौन करता था? गॉड और पीपल के बीच में कनेक्शन का कार्य करता था फरा, ठीक है। इजिप्टियन गॉड्स अलग अलग तरीके के गॉड थे। 3000 साल में लगभग, ये 3000 साल में ऐसा माना जाता है कि सिंगल यूनिफाइड कल्चर वहाँ पर था। लेकिन ऐसा माना जाता है कि 3150 से लेकर 300 BC के बीच में लगभग यहाँ पर 2000 देवी देवताओं की यहाँ पर पूजा की जाती थी। 2000 देवी देवताओं की पूजा यहाँ पर की जाती थी। और गॉड्स की बात करें तो उनमें जो है लोकल एरियाज़ के गॉड्स जो होते थे वो अलग होते थे, सिटीज़ के बाद डिफरेंट होते थे, टाउन्स के अलग अलग गॉड्स यहाँ पर वो अपनी, जैसे कि कोई तो ये इंद्र को पूज रहा है, कोई जैसे एग्जाम्पल के तौर आपको दे रहा हूँ, कोई अग्नि की पूजा कर रहा है, कोई पृथ्वी की पूजा कर रहा है, कोई वायु की पूजा कर रहा है। इस तरीके से यहाँ पर होते थे। इंपॉर्टेंट गॉड है अमुन-रा। कौन से? अमुन-रा यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अमुन-रा, इसकी स्पेलिंग यहाँ पर दिख नहीं रही होगी आपको क्योंकि ये थोड़ा PDF बनाते वक्त यहाँ पर हो गया था। अमुन-रा जो है ये फाल्कन हेडेड गॉड है। फाल्कन यानी कि इसका जो सिर है ये एक बाज की तरह है, फाल्कन हेडेड है, यानी कि बाज की दृष्टि वाला बाज रूपी जो भगवान है वो कौन सा है? रा। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड्स है इजिप्टियन हिस्ट्री में। ऐसा माना जाता है कि जो है ये है सेल्ड करता है, जैसे कि ये पृथ्वी है। ऐसा माना जाता है कि जो रा है वो एक कोने से दूसरे कोने तक जाता है दिन में, और दूसरे कोने से वापस उस कोने में रात को आता है अंडरग्राउंड में। और ये प्रोसेस ये पूरी करता रहता है। ये हर दिन इसकी ये प्रोसेस चलती है। क्यों करता है? क्योंकि ये डिफीट करता है स्नैक गॉड, एक जो एविल गॉड है एपोपिस को, ताकि वो वापस राइज में हो जाए, इसलिए ये प्रोसेस करता है। और ये आपका ऐसी मान्यता कि इजिप्टियन सिविलाइजेशन में ऐसी मान्यता है। रा वॉज द फर्स्ट गॉड एंड द फर्स्ट फेरा ऑफ द एट द गॉड। सो ऐसा माना जाता है कि इसके बाद से ही ह्यूमन अपीयरेंस पे जो किंग है वो आगे आते हैं। और ये चार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें सारे गॉड्स के बारे में हमने डिस्कस करेंगे। जैसे कि रा तो सेल्फ क्रिएटेड था, रा को कोई जन्म नहीं हुआ, रा सेल्फ क्रिएटेड है। फिर रा की 2 संतान होती है, एक होती है शू और टेफनेट। शू जो है वो गॉड ऑफ विंड है और टेफनेट गॉडेस ऑफ रेन है। शू और टेफनेट इनके दो आगे वंशज होते हैं, एक जैब और नट। जैब जो है वो गॉड ऑफ अर्थ है और नट जो है वो गॉडेस ऑफ स्काई है। अब यहाँ से मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होता है, यानी कि जो यहाँ से आगे होती है इन दोनों की जो संतान होती है वो होती है ऑसिरिस, आइसिस, सेट और नेप्थीसिस। यहाँ पर एक चक्कर चलता है, जैसे क्या चक्कर? ऑसिरिस जो है उसकी बीवी होती है आइसिस। ऑसिरिस जो है वो फरा होता है, ठीक है। आइसिस क्वीन होती है। सेट जो है वो गॉड ऑफ चॉज होता है और नेप्थीस जो होता है वो लेडी ऑफ हेवन होती है, ठीक है। ऑसिरिस और आइसिस इन दोनों इनकी जो संतान होती है वो हॉरस होती है। और ऑसिरिस की एक और शादी होती है नेफ्थिस के साथ, जो कि एन्यूबिस, उसकी संतान का नाम था एन्यूबिस। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है आपका ऑसिरिस मिथ के बारे में। ऑसिरिस मिथ यहाँ पर आपका इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर क्या होता है देखो, ये होता है यहाँ पे ऑसिरिस मिथ आपका यहाँ पर इंपॉर्टेंट है।
और ओसिरिस जो है वो रा जो है वो आइसिस के द्वारा मार दिया जाता है। आइसिस कौन थी? ओसिरिस की पत्नी। और यहाँ पर ओसिरिस यहाँ पर राजा बन जाता है। अब यहाँ पर एक वो आता है बिल्कुल मूवी की तरह, क्लाइमेक्स अब आता है कि जो सेथ है जो कि ओसिरिस का दुश्मन है, यानी कि भाई तो है लेकिन भाई रूपी दुश्मन है, ठीक है, दुश्मन रूपी भाई है, ठीक है। तो वो यहाँ पर अपने अपने जो भाई है यानी कि ओसिरिस की हत्या कर देता है सेत, और उसके टुकड़े टुकड़े कर कर उसको एक कफीन में भरकर नील नदी में फेंक देता है, ठीक है। आइसिस जो है उसकी पत्नी ओसिरिस यानी कि फराह को ढूंढने जाती है और उसको ढूंढ लेती है। फिर किसके हेल्प से? नेफिथिस की हेल्प से उसको क्या कर देता है? नेफिसित और एन्यूबिस की हेल्प से उसको वापस एक प्रॉपर फंडल की तरह फंडल देती है, यानी कि उसकी पूरी क्रियाकलाप करती है मृत्यु के बाद जो करते हैं। इसके बाद जब हॉरस, जो कि मैंने हॉरस बताया किसका, इसका बेटा था ओसिरिस का और आइसिस का, ये जब बड़ा हो जाता है तो ये बदला लेने के लिए सेत से बदला लेता है और सेत को मार देता है और राजा बन जाता है। तो यहाँ से ये चाओज और यहाँ पर कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें यहाँ पर आगे बढ़ती जाती है, और ये पूरी एक कहानी के रूप में मैंने आपको बताया है। इसको आप यहाँ पर देख सकते हो, बिल्कुल यही लिखा हुआ है, इंग्लिश में लिखा हुआ है, आपको ऐसे लिख के आना है। फिर कॉस्मोलॉजी ऑफ माथ, माथ तो हमने डिस्कस कर लिया है वापस एक बार, और इसमें इसको देख लेना आप। माथ मैंने आपको बताया जो फॉर्मल प्रैक्टिसेस होती थी उनको माथ कहा जाता था, ठीक है। कॉस्मोलॉजी दैट अर्थ इज़ फ्लैट, कि जो हम बोलते हैं ना कि पृथ्वी जो है वो क्या है, हम तो ऐसे बोलते हैं कि पृथ्वी जो है वो गोल है, लेकिन वो इजिप्शियन सिविलाइजेशन के उसमें अकॉर्डिंग तो पृथ्वी फ्लैट है। क्योंकि रा जाता है एक जगह से और वापस इस जगह पे आ जाता है, ठीक है ना, कि रा टर्न होके वापस आता है। तो ये पूरी प्रोसेस है। द्वात वॉज द मिस्टीरियस एरिया एसोसिएटेड विद डेथ। द्वात ऐसी जगह जहाँ पर एक आपकी रहस्यमय जगह है, रहस्यमय जगह वहाँ पर माना जाती है। एंड ईच डे रा पास थ्रू द डॉट आफ्टर ट्रेवलिंग थ्रू द अर्थ ड्यूरिंग द डे। तो हर बार यहाँ पर ऐसे मानो अगर द्वात यहाँ पर है तो वहाँ हर दिन कैसे जाएगा ये। तो इस तरीके से इनकी एक थियोलॉजी है कि अर्थ जो है वो फ्लैट है। आफ्टर लाइफ में ये बात बोलते हैं कि इनकी जो आत्मा होती है ना मृत्यु के बाद वो वापस जिंदा होती है। तो वो उसके लिए टॉम्स बनाते हैं, मकबरे बनाते हैं और अपनी बॉडीज़ को बिल्कुल प्रिजर्व करते हैं ममीफिकेशन के रूप में। आपने ममीज़ तो देखी होगी मूवीज़ में, हॉलीवुड मूवीज़ में, ठीक है। एक होती है का एंड बा। का एंड बा, का एंड बा क्या है भाई? का एंड बा, का और बा, ठीक है। ये मानी जाती है कि जो ह्यूमन्स है वो का भी होता है ह्यूमन की लाइफ में, ठीक है, जो कि फोर्स करता है उसको विच लेफ्ट द बॉडी एट डेथ। जो मरने के बाद ये तो दूर चल जाता है। और ह्यूमन्स के पास एक बा भी होता है, एक स्पिरिचुअल कैरेक्टरिस्ट होता है जो उस व्यक्ति हर व्यक्ति में अलग अलग होता है, यानी कि आप में अलग होगा, मैं में अलग होगा, ऐसा मान्यता है, ठीक है। एग्जाम्पल के रूप में बा वो होता है जो कि मरने के बाद भी जीवन में रहता है। तो इन का और बा को जब का छोड़ के चल जाता है तो ये एक साथ रहे, इसी के लिए का एंड बा प्रोसेस है, उसको मामी बॉडी को प्रिजर्व किया जाता है कि ऐसा होता है कि एक दिन का आएगा और का ही जो है वो बा से मिलके उसको फिर आगे जीवित वापस रिबर्थ होगा। इसके लिए ममीफिकेशन की करते हैं। ममीफिकेशन क्या होती है? ममीफिकेशन यानी कि इलोबरेट करते हैं उसको, यानी कि अलग अलग तरीके से बॉडी को प्रिजर्व करने के लिए। एक बॉडी है उसको प्रिजर्व करने के लिए कपड़ों के साथ यहाँ पर पट्टियों से यहाँ पर उसको पूरा ढक दिया जाता है। आँख नहीं रखी होती शायद, है ना, ठीक है। तो उसको क्लोज से कर दिया जाता है और उस तरीके से ममीफिकेशन उसका किया जाता है, ठीक है। माद यहाँ पर वैसे हमने डिस्कस किया। इसके बाद टेम्पल्स, वहाँ पे जो टेम्पल्स होते थे उनमें एक तो फेराव का और गॉड्स का, ठीक है। फरा अलग होते हैं, गॉड्स अलग होते हैं, अलग अलग चीज़ें हैं। यहाँ पर दोनों का क्लासिफाइड किया जाता था, दोनों की पूजा यहाँ पर की जाती थी, क्योंकि ऐसा माना जाता है ना कि जो फरा है वो गॉड्स और पीपल के बीच में कनेक्ट करता है, तो फरा की भी पूजा यहाँ पर की ही जानी चाहिए, ठीक है। स्टेट्स मेथड, ठीक है। इसके बाद रिचुअल ड्यूटीज़ होती थी वहाँ पर, और एनिमल वर्शिप भी यहाँ पर होते थे। एनिमल में कौन सा वर्शिप, एनिमल को ज़्यादा मान्यता देता था? एपिसबल। कौन सा? एपिसबल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद रिचुअल्स और फेस्टिवल्स, कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते थे? अलग अलग त्यौहार मनाए जाते थे, यानी कि जैसे जो फरा होता था, अब नया फरा बनेगा तो उसका राज्याभिषेक होगा, कोरोनेशन सेरेमनी, ठीक है। किसी की मृत्यु हो जाती थी तो सैड फेस्टिवल्स, इस तरीके से यहाँ पर फेस्टिवल्स मनाए जाते थे, ठीक है। इसके बाद यूज़ ऑफ ऑरेकल्स, यानी कि विद्वानों की सलाह ली जाती थी। जो कॉमनर्स होते थे और जो फरा होते थे वो अपने लीगल डिस्प्यूट्स को हल करने के लिए और जो अपना साम्राज्य किस तरीके से चलाए उसके लिए ऑरेकल्स की यूज़ की करते थे, ऑरेकल्स की सलाह ली जाती थी। ये पूरा एक सिस्टम होता था, वहाँ पर डिवाइन के रूप में क्वेश्चन पूछे जाते थे, क्वेश्चन का आंसर दिया जाता था, आपस में काउंटर क्वेश्चन भी पूछे जाते थे। इस तरीके से यूज़ ऑफ ऑरेकल्स होता था। तो इसमें हमने जो चीज़ें थी मेन, तो इसमें रिलीजन है, आपको
एग्जाम में ये रिलीजन पूछा जाता है, एक्सप्लेन द रिलीजन एंड द गॉड्स। तो रिलीजन के बारे में बिल्कुल हमने पूरा बताया यहाँ पर। और दूसरी चीज़ है कि गॉड्स, अमुनरा हुआ, ये चार्ट आपको बता देना, क्योंकि आप जैसे ऐसी मान्यता है ग्रेजुएशन के एग्जाम में आप जितना ज़्यादा पेज भर के होंगे उतने ज़्यादा नंबर मिलेंगे। तो आप ये चार्ट बनाओगे ना तो आपका आधा पेज तो भर ही जाएगा पूरा। इससे आपका लगेगा भी कि हाँ एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ ये पढ़ के आया, थोड़ा रिसर्च करके आया, ऐसा नहीं कि ये 1 वीक सीरीज पढ़ के आया है, उसका अलग फिर डिफेक्ट पड़ जाता है, अलग वो पड़ जाता है। ठीक है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया। तो यहाँ पर हमने पूरी इजिप्टियन सिविलाइजेशन की पूरी एकदम मतलब कि हमने समरी पढ़ ली है पूरी एक तरीके से। ये आपका एक ही वीडियो था, इसमें पूरा कंप्लीट हो गया। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में वर्ल्ड हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2 आएगा, उसको डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको इसके PDF चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो, वहाँ से आपको टेलीग्राम लिंक मिलेगी, उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और आपको ये नोट्स जो है बिल्कुल फ्री मिलेंगे, विदाउट एनी कॉस्ट, फ्री 110 नोट्स मिलेंगे, आप उसको देख सकते हो, वहाँ से आपको हेल्प होगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, आगे और भी अच्छी चीज़ आने वाली है। आशा करता हूँ इसी के साथ आप हमारा सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच।